हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और इसके पहले के वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अपन चौथा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं 12th क्लास का, और 4.1 के कॉन्सेप्ट भी पढ़े अपन ने और पहला और दूसरा क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं तीसरे से। अगर पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले उन्हें जरूर देखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है तीसरा और चौथा, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले जो पिछली क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी इसकी, वो वापस आपको एक बार मैं रिकॉल करवाऊंगा इस जगह पर कि अपने पढ़ा था अगर a बराबर के बी है, ठीक है ना। के क्या है? के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर मुझे ये निकालना हो तो क्या किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये के जो होगा इसके ऊपर घात n आ जाएगी। ध्यान है ना स्टूडेंट्स, ये किया था अपन ने कि इसका जब मैं सारणिक का मान निकालूंगा, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करूंगा तो इन पूरे का डिटर्मिनेंट होगा। तो अब वो ऐसा नहीं होगा क्या कि a बराबर के बी या फिर के बी, ठीक है ना। ये चीज गलत है, ठीक है ना, ये चीज नहीं होगा। तो क्या होगा? वो इस तरीके से होगा। अब देख लो, वही चीज आपको दे रखी है। कितने कोटि का है? एक और दो पंक्ति, एक और दो स्तंभ, मतलब 2 गुणा 2 कोटि का है। तो अगर मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया तो वो 2 बाहर अगर आएगा डिटर्मिनेंट के, तो वो 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो गया। जैसे इधर है, अब 1 2 3 तो स्तंभ है, 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो 3 से गुणा इसको कर दिया तो वो बाहर आकर के 3 की घात 3 बनेगा, जो कि 27 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है? ये चीज प्रूफ करनी है। करते हैं प्रूफ। देखिए, ये चीज प्रूफ करनी है ना, तो सबसे पहले तो 2a निकाल लीजिए, मतलब कि 2a। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और यहां पर है 1 2 4 2, ठीक है। इसको गुणा कर दिया तो 2 अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे करते हैं, या फिर दोनों LHS और RHS को साथ में लेकर के ही चलते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ प्रूफ करनी है वो बराबर भी प्रूफ हो जाएगी। तो मैं इसको दोनों तरफ से साथ में ले लेता हूँ। ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट, ये तो अवयव होना चाहिए, ठीक है ना। ये अवयव है, ये अवयव होगा। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ बुक में कि ये तो अवयव लिखा हुआ होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमें फाइंड करना है, मतलब कि डिटर्मिनेंट तो हमें निकालना है, इसलिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही, अवयव ही लिखा था ये। तो अवयव, अब मैं इन दोनों को एक साथ लेकर के चलता हूँ, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी दोनों की एक साथ करूँगा मैं। ये बराबर में 4 और ये a का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब पहले तो 2a निकालूंगा, मतलब कि 2 1 4 2 और 2, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे अपन। और इस तरफ 4 और इधर डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, मतलब कि 1 2 4 2। अब देखिए, 2 को अंदर गुणा कर देना पहले तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। बराबर में 4 को भी बाहर ही रखना, केवल इसको सॉल्व करना। तो 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया, देखिए 4 दूनी 8, इस तरफ 8 माइनस 8 चौक 32, बराबर 2 माइनस 4, इधर कितना आएगा? तो 2 माइनस 4 आ गए माइनस के 6, बराबर कितना? 6 चौक 24, ये तो हो गया माइनस 24। इसको सॉल्व करना तो 8 माइनस 32, ये लीजिए, ये भी क्या हो गया? माइनस 24। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, हो गया। अब देखो, 2 तरीके सॉल्व करने के। पहले मैं इसको क्या केवल लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करके रख रहा था, लेकिन मैंने कहा इस छोटा क्वेश्चन है ना, इसलिए दोनों को साथ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या करूंगा? इसके अंदर मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपके पास में एक ही क्वेश्चन है जो जिसके 2 तरीके बनेंगे सॉल्व करने के, आपके पास दोनों तरीके आ जाएंगे। पहले केवल 3a निकाल लेता हूं मैं इसका, LHS ले लिया अपन ने इसका, इसमें भी 3a निकालूंगा। इसका मतलब 3 गुणा 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 3 एकम 3 0 0 0 3 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये लीजिए। अब क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब सारणिक निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं इसको करता हूँ, इसके क्या बोलते हैं इसको, C1 के सापेक्ष प्रसार। अच्छा, C1 से के सापेक्ष क्यों कर रहा हूँ? तो ये भी कल बता दिया था कि C1 के अंदर क्या है, 2 0 आ रहे हैं, 2 बार 0 आ रहा है ना, तो इससे सॉल्व करना इसको थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसलिए तो आप चाहे तो R1 से कर सकते हैं, R2 से, आपकी मर्जी जिससे कर सकते हैं। मैं C1 से कर रहा हूँ। तो ये 3 और इधर 3 6 0 12, फिर ये माइनस में 0 और अंदर पूरा 0 आएगा,
मतलब पूरा जो भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा मिल करके। ये आएगा वैसे 0 0 3 12 और फिर प्लस 0 ही है तो उसके साथ में 0 3 3 6, ठीक है, ये आ गया। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, केवल इसी को सॉल्व करना है। तो ये आएगा देखिए 3, इधर आएगा 12 तिया 36 माइनस 0, मतलब ये आएगा 36 तिया 108। किसका मान आया ये 3a का। अब RHS ले लेता हूं मैं। RHS क्या है 27 और डिटर्मिनेंट a, 27 और डिटर्मिनेंट a, इसका मतलब 27 तो बाहर, डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिख दो ये वाला 1 0 1 1 0 0 0 1 और क्या है 1 2 2 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार देखिए क्या सही दिख रहा है बोर्ड पर। हाँ तो दिख तो बरोबर रहा है। अब देखिए 27 रहेगा अपनी जगह पर, मैं इसको वही करूँगा C1 के सापेक्ष, तो ये 1 आएगा, अंदर आएगा देखिए 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 क्यों है, ये तो 0 है ना, ये 1 है और ये 0 है। देखिए 1, इस पूरे को करेंगे अपन गुणा, तो ये आएगा 4 एकम 4 माइनस 0, ठीक है। अब उसके बाद में अगला भी 0 आएगा और फिर उसका अगला भी 0 आएगा, तो मैं इसको 0 ही लिख देता हूँ। 4 एकम 4, ये आ गया देखिए 27 गुणा 4, 27 गुणा 4, 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये देख लीजिए LHS बराबर RHS हो गया, ये भी 108 है, ये भी 108 है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अपन LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया सिद्ध हो गया जी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये जो आपके सामने है वही है और बिल्कुल ये प्रूफ हो चुका। मैं साइड होता हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट है अपना। फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने 5th क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर आपके सामने, और 5th क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 5th क्वेश्चन है आपको बस इसका सारणिक का मान निकालना है। ये 3 है, चौथा और है इसके अंदर, लेकिन वो आप होमवर्क में ट्राई करना। अब देखो इसको करने के लिए ये है इसकी प्रथम पंक्ति, तो मैं R1 के सापेक्ष भी इसका प्रसार कर सकता हूँ, चाहूँ तो C1 के सापेक्ष कर दूँ, चाहूँ तो R2 के सापेक्ष, मतलब आपके ऊपर है, किसी से भी करो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि देखो अगर मैं R2 लेता हूँ ना, तो ये भी 0 ये भी 0, सीधा यही सॉल्व करना रहेगा मेरे को। इसका मतलब ये इसमें कैलकुलेशन कम रहेगी, तो मैं यही लेता हूँ। इसका मतलब मैं इसका प्रसार कर रहा हूँ R2 से प्रसार करने पर, ठीक है ना। R2 से प्रसार करूंगा तो सबसे पहले 0 आएगा, लेकिन ध्यान रखना 0 कैसा आएगा, माइनस के अंदर आएगा इस जगह पर, ठीक है। और उसके साथ में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका मतलब इसे छोड़ करके -1 -2 -5 और 0, फिर उसके बाद में +0 आएगा, और उसके साथ में कौन आएगा 3 -2 3 -2 3 0, फिर उसके बाद में लास्ट में ये आएगा। लेकिन देखो अब आना क्या चाहिए, वैसे ही कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका मतलब 2 + 3 माइनस में रहना चाहिए भाई। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये चीज़ माइनस में आएगी, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। ये माइनस में है और माइनस पहले आएगा, फिर उसके बाद -1 आएगा तो वो प्लस कर देगा। अब इसके साथ में कौन आएगा, तो 3 - 1 3 - 1 3 - 5 3 - 5, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये दोनों 0 ही हो जाने हैं, तो ये दोनों जो 0 हो गए। इधर क्या है 1 है, गुणा में कौन आएगा, पहले आएगा 5 3 15, वो भी माइनस का, माइनस साइन है इसलिए, फिर 3 एकम 3, ये माइनस और एक जो माइनस लगता है वो मिल करके हो गए प्लस, तो -15 + 3 कितने हो गए, ये हो गए -15 + 3 -12, 1 में गुणा होगा तो वही आपका आंसर आ गया। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। साइड होता हूँ, देख लो इसको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं उसमें आराम से, है ना स्टूडेंट्स। और समझ में भी आ रहा होगा आपको। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है कि राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब कि स्कूलों के अंदर राजस्थानी भाषा शुरू करनी है। अब देखो कितनी बढ़िया बात है कि हम तो पहले से ही राजस्थानी भाषा को साथ में ले चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। कई बार कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो बोल देते हैं हम तो मारवाड़ी के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो आपकी खुद की लैंग्वेज हो ना, जो अपनी भाषा है, मातृभाषा जो है, उसके अंदर कोई चीज़ पढ़ता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए चलो देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
और वैसे भी अपने जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि, और राजस्थान गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, स्तर दर स्तर आपको राजस्थानी भाषा को समाहित करना है अध्ययन के अंदर। इसका मतलब अब देखिए, वैसे तो अपन 12th क्लास का लेक्चर चल रहा है, आप सब 12th क्लास में है, तो नेक्स्ट ईयर आप किसी न किसी कॉलेज में जाएंगे तो स्कूल की शिक्षा से आपका तो कोई वास्ता रहेगा नहीं, लेकिन आपके आने वाली जो आपके बाद में जो क्लासेस जाएंगे ना, धीरे धीरे उनके अंदर क्या होगा, राजस्थानी भाषा का समाहित होना, सम्मिलित होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि वो राजस्थानी भाषा में उनको थोड़ा थोड़ा अध्ययन शुरू हो जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद में थर्ड लैंग्वेज जो चल रही है उस तरीके से हो सकता है राजस्थानी भाषा भी चलने लग जाए। इसलिए आपको अभी से थोड़ी बहुत नॉलेज इतनी होनी चाहिए राजस्थानी भाषा की। इसलिए कई बार मैं राजस्थानी भाषा में भी आपको पढ़ा दूंगा। देखो जैसा भी ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करना इजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या दिख रहा था भाई, ये दो जो अवयव जीरो दिख रहे थे। तो क्या करें, अब आपकी मर्जी, इसमें से किसी को भी ले लो। मैं इस बार R1 के सापेक्ष ही कर देता हूं इसका प्रसार। R1 से प्रसार करने पर, अब देखिए R1 से प्रसार करता हूं तो सबसे पहले तो आ जाएगा इधर 3, 3 के साथ में कौन आएगा, 1 -2 3 1, फिर उसके बाद में -4, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस में आना है, अगली जो जगह जो है ये माइनस की है इसलिए। तो इसके साथ में कौन आएगा, देखिए इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, 1 -2 1 -2 2 1 2 1, फिर उसके बाद में 5 आएगा, तो ये प्लस में आएगा 5 इस बार, ठीक है। इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, 1 1 2 3 1 1 2 3, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 सबसे पहले एज इट इज आ गया, 1 गुणा 1 1, 3 दूनी 6 -6, लेकिन ये माइनस ने इसको प्लस बना दिया, ठीक है। ये +4 है, फिर इसके बाद में देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गए प्लस, फिर ये 5 एज इट इज, इधर क्या आएगा 3 एकम 3 -2 एकम 2, ठीक है। सॉल्व कर दो, ये हो गया 7 + 4 और 1 5, ये हो गए 5 + 5 और इधर आएगा 1, 7 × 21 + 4 पंजे 20 + 5, तो देखिए ये कितने हो गए, 20 और 21, ये हो गए 41, 41 और 5, हाँ जी 46, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं इसी के ऊपर, तो अब आपके ऊपर है, किसी के भी सापेक्ष कर लो इसका प्रसार। मैं R1 के सापेक्ष ही करता हूं, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, सबसे पहले तो आ गया 0, ठीक है ना, इसको लिया अपन ने, तो इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ देना, 0 - 3 3 0, फिर ये -1, उसके बाद में इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ देना, -1 -2 -1 -2, ये है -3 और 0, फिर उसके बाद में 1 को ले लिया अपन ने, इस बार 2 को लेंगे तो ये प्लस में आएगा, फिर इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ना, -1 0 -1 0 -2 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, अब ये पूरा तो 0 ही हो जाना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं रहा। ये -1, ठीक है, इसको सॉल्व करना तो ये -1 गुणा 0, ये हो गया 0, माइनस और माइनस एक बार प्लस हो गए, लेकिन फिर भी माइनस में आना है, क्योंकि 3 माइनस के साइन हो गए इधर, 3 दूनी 6, ये आ गया 6, फिर उसके बाद में 2 -3, ये गुणा हुआ -3 और इधर से 0 ही आएगा, तो ये 0। सॉल्व करना क्या आएगा, देखिए सबसे पहले -1 गुणा -6 + 2 गुणा -3, सॉल्व किया तो 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, बराबर क्या आया, 0 इसका आंसर आया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये अपने 5th क्वेश्चन कंप्लीट। इसका 4th और है अभी, बट वो आप लोग करेंगे होमवर्क में, ठीक है ना। सेम इसी तरीके का है, 3/3 का अवयव है, उसका सारणिक का मान निकालना है, वो आप लोग कर लेंगे। मैं साइड होता हूं, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए अभी स्टूडेंट्स, हाँ टाबटोली, क्वेश्चन नंबर 6 कहीं लिखे है a बराबर, ये सारणिक दिया है आपको, सारणिक नहीं आव्यूह दिया है, और इसके सारणिक का मान निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले तो अपन को a सारणिक लिख देना है, मतलब इस पूरे को ही वापस लिखना है, लेकिन इस बार सारणिक के अंदर लिखेंगे इसे। 1 2 5 1 1 4 2 3 9, ये लीजिए सारणिक में लिख दिया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 आ गया, अब इस 1 को लिया अपन ने, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 3 4 9, 1 3 4 9, फिर माइनस ये 1, ठीक है ना। अब क्या, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ना, 2 3 5 9, 2
3 5 9, फिर उसके बाद में +2, इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ना तो 2 1 5 4, 2 1 5 और 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो सॉल्व कर लो अब तो इसको, कैलकुलेशन है केवल इसमें और कुछ नहीं है। 9 एकम 9, -4 तिया 12, फिर ये माइनस का साइन 1। मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन इतने सारे अपन ने कर लिए ना तो वैसा ही है, इसलिए केवल कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे और कर लेंगे जल्दी। 9 दूनी 18, 5 तिया 15 +2, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। ठीक है, सॉल्व करना। 9 - 12 क्या होता है? -3, 1 में गुणा हुआ वही रहेगा, -1, 18 - 15 कितना हो गया? 3, प्लस ये 2 एज इट इज, 8 - 5 कितना हो गया? 3। अब देखना क्या आएगा, ये हो गया 3 गुणा हुआ तो ये -3, ये -3 प्लस 3 दूनी 6, -3 -3 -6 + 6 0। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 0। ठीक है ना, साइड होता हूँ, एक बार देख लो इसको। आपको इसके सारणिक का मान निकालना था तो ये हो गया सारणिक का मान इसका। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। तो राइट आंसर 0 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब इसमें 2 है, ये 2 सारणिक दिए हुए हैं। देखिए ये 2 सारणिक दिए हुए हैं, बीच में बराबर का साइन है, इसका मतलब इसका मान और उसका मान बराबर होगा तभी बीच में बराबर का साइन है। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा, देखिए इसको सॉल्व किया तो 2 एकम 2, 5 चौक 20, ये आ गया 2 - 20, 2 एकम 2, 5 चौक 20। इधर करना तो ये होगा, देखिए 2x गुणा x मतलब x² माइनस 6 चौक 24। अब सॉल्व करो तो ये तो हो गया इधर -18 बराबर ये है 2x² - 24। अच्छा, इस -24 को अगर मैं यहाँ से इधर लेकर के आ जाऊँगा तो ये प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए इधर तो है -18 और ये माइनस वाला इधर आकर के हो गया +24। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना भाई, 2x² अपनी जगह पे, इसको सॉल्व करना। कितना आएगा? तो इधर आएगा +6। ठीक है, x² बराबर क्या आएगा? 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x का मान क्या आएगा? तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये आ गया √3, लेकिन प्लस माइनस आएगा साथ में। ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट भी यही कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या है? 5 दूनी 10, दोनों एक साथ ही देख लेना आप। मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ये माइनस के 12 बराबर, बराबर में क्या? इसको गुणा किया तो ये हो गया 5x और इसको गुणा किया तो हो गया माइनस के 6x, 3 दूनी 6x। इसको सॉल्व करना इधर और इसको सॉल्व करना इधर, ये आ गया -2, 5 - 6 -1, वो x माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान क्या आ गया? 2। बस इतने सिंपल से इसके क्वेश्चन हैं। मैं साइड होता हूँ, नोट करना इसको। ये अपना 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब बस लास्ट एक क्वेश्चन बचता है इसमें, 8th क्वेश्चन, और वो भी कोई इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, मैं यहीं पे कर देता हूँ उसको। ठीक है ना, नीचे जगह बची है, इतनी सी जगह में वो हो भी जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने देखो 8th क्वेश्चन जो है ना वो लिख दिया है बोर्ड पर। क्या है वो? ये है ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है। वैसे अगर आप देखो ना तो समझ में आएगा कि भाई ये 2 है, इधर भी 2 है, इधर 18 है तो इधर भी 18 है, मतलब इधर दोनों जगह x है और इस जगह दोनों पे 6 है। इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा? 6। लेकिन अगर ऐसे लगा देंगे ना तो वहां पर ऑप्शन आपके पास में 6 भी है, -6 भी है, +-6 भी है और एक और कोई ऑप्शन होगा तो आप +6 पे आ जाएंगे, वो राइट है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको +6 राइट नहीं है, क्योंकि जब आप इसको गुणा करते हैं ना, देखिए जब इसको गुणा करूंगा ना तो 6 6 36 आएगा। अब वो 36 कब आएगा? अगर मैं दोनों प्लस वाले 6 को गुणा करूंगा तब भी 36 आएगा, दोनों माइनस वाले 6 को गुणा करूंगा ना तब भी 36 आएगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। लेकिन फिर भी x का मान निकालना ना, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें कहीं जाना इतना जल्दी थोड़ी है। इसको गुणा करूंगा तो इधर आएगा x² - 18 दूनी 36 बराबर, इधर देखना ये आएगा 6 6 36, 18 दूनी 36, 36 - 36 ये तो हो गया 0, ये है x² - 36 बराबर 0, 36 जाएगा उधर तो ये आ गया 36, ये है स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? अंडर आएगा, √36, लेकिन प्लस माइनस आएगा साथ में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? +-6। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अपने पास में 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर, तो इनको देख लो जल्दी से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन ये एक्सरसाइज तो हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है ना, नेक्स्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा खाली और अगली वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो इसको। हाँ, तो 4.1 अपना कंप्लीट है स्टूडेंट्स। अब अपन 4.2 के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले केवल एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला किस चीज का है? तो वो है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का
क्षेत्रफल। अच्छा देखो, बचपन में इन द सेंस कि अपन ने 10वीं 11वीं के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटा सा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखो ये जो फॉर्मूला ना, ये कहाँ से आया है, तो ये सारणिक से ही आया है। अपने को इसका यूज कहीं पर भी नहीं करना है, इसका यूज करना नहीं है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है ना, यूज नहीं करना है, इसको नहीं करना है यूज। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखो इस बार अपन क्या करेंगे, जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना उसको अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक एक और एक। अब इसमें तीसरा वेव जो है ना, वो अपने को क्या करना है, एक 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 लेकर के चलना है। अब इसको आप गुणा करके एक बार देखना तो ये की ये चीज आ जाएगी। क्या होगा, मैं इसका किसी के भी सापेक्ष कर लेना, मैं इसका C1 के सापेक्ष प्रसार करता हूं। अब सुनना, C1 के सापेक्ष करूंगा, x1 एज इट इज आ गया। सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों को लेना होगा, तो y2 गुणा 1 y2 माइनस इनका गुणा मतलब y3, ये देख लो। फिर उसके बाद में इसको माइनस में लेना पड़ेगा, तो इसको माइनस में ले लिया अपन ने, मानना माइनस में एक बार, तो क्या होगा, इसको छोड़ करके y1 माइनस y3। अब देखो इनको छोड़ा अपन ने, इसलिए y1 माइनस y3 हुआ, x2 y3 माइनस y1 था, ये देखो पता चल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको छोड़ा अपन ने, तो ये y3 y1 माइनस y3 हुआ, y1 माइनस y3 हुआ था, अपन ने इसको आगे पीछे कर दिया तो माइनस का साइन आगे आया, इसको प्लस बना दिया। इसी तरीके से वो भी हो गया। तो अब अपने को फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से अपने बाकी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक तो अपन इससे बाकी के क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये कि इसका क्या करना है, क्षेत्रफल है ना, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमेशा इसका पॉजिटिव मान लेंगे। मतलब कि अगर मान लो इसको सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर नेगेटिव भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मॉड लगा करके उसको पॉजिटिव कर दूंगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। भाई जमीन खरीदोगे तो जमीन खरीदते हैं तो अपन क्या पूछते हैं, कितने गज है, कितने स्क्वायर फीट है, ये पूछते हैं, ठीक है ना। अब वो कभी नेगेटिव में तो नहीं आती, भाई मारवाड़ी आदमी अपन, अगर नेगेटिव में आती तो वो घाटे का सौदा करते ही नहीं है अपन। इसलिए क्या, हमेशा वो पॉजिटिव में ही रहता है। मतलब क्षेत्रफल, लेंथ, ये सारी चीज जो होती है ना, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली, इसलिए एक तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर दूसरी चीज, मान लो आपको क्षेत्रफल दिया है और मुझे कोई और मान निकालना है, मतलब ये जैसे शीर्ष हो गए, शीर्ष निकालने हैं, तो मैं इसके दोनों मान यूज करूंगा, एक चीज। फिर दूसरा, यदि डेल्टा बराबर 0, ठीक है ना, तो दिमाग लगा लेना, अगर डेल्टा बराबर 0 है, देखो ये त्रिभुज है अपना, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है बिंदु, ये x3 y3 है, ठीक है ना, जो अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखो मैं इसको लेकर के आता हूं, बिल्कुल इस जगह पर ला करके, इस बिंदु को ला करके बिल्कुल इसी के अंदर मिला देता हूं। इसका मतलब ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों इसी में मिल गई। जब दोनों इसी में मिल गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भाई जैसे जैसे इसको नीचे लाता जाऊंगा क्षेत्रफल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इधर लाते ही बिल्कुल क्या हो गया, 0। ये देखो, यदि डेल्टा बराबर 0 है, अगर डेल्टा बराबर 0 है, इसका मतलब क्षेत्रफल 0 है। और क्षेत्रफल 0 होने की कंडीशन क्या हो गई, भाई ये बिंदु इस जगह ही आ गया, मतलब ये तो एक सीधी रेखा बन गई। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो क्या होगा, ये 0 अर्थात क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल 0 है, तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख। तीनों बिंदु इस कंडीशन में तीनों बिंदु संरेख होंगे। बस ये एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। मैं साइड होता हूं, साइड में क्या होना, ये साइड में एक साथ लिखे हुए ही हैं, तो आप इसको लिखा रहने दूंगा मैं अभी थोड़ी देर, और 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे अपन इसके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखते रहो आप इसको और नोट कर लेना। और फॉर्मूला कोई हार्ड है नहीं, देखो इसको अपन ने सॉल्व करना सीख ही लिया है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, बस 1/2 आगे आ जाएगा। वो कौन सा 1/2, ये वाला 1/2। अच्छा मान लो आपको चतुर्भुज दिया है, तो क्या करूंगा भाई, उसके अंदर एक विकर्ण बनाऊंगा। मान लीजिए मेरे को ये चतुर्भुज दिया है, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं एक काम करूंगा, ये एक विकर्ण बना दिया मैंने, इसका अलग फाइंड कर लिया, इसका अलग फाइंड कर लिया, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लिया अपन ने, और फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा, मेरे पास में चतुर्भुज का आ गया। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब इसके क्वेश्चन जो है ना, वो भी सिंपल से क्वेश्चन है इसके, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ 1-2 क्वेश्चन बोर्ड पर, कर भी लेते हैं इनको। अब देखो स्टूडेंट, जैसे प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अब 4.2 में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब ये शीर्ष दिए हैं आपको, इसका मतलब
ये x1y1 हो जाएगा, ये x2y2 हो जाएगा और ये x3y3 हो जाएगा। तो इसमें क्षेत्रफल क्या आएगा? क्षेत्रफल बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले तो ये त्रिभुज मतलब कि डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर डिटर्मिनेंट बोल दीजिए। 1/2 क्या होगा? 1 0 1 0, फिर 6 0, x1y1 x2y2 ऐसा लिख लेना चाहो तो, x1y1 x2y2 और x3y3, ठीक है। x1y1 x2y2 x3y3 मतलब कि 4 4 3, और क्या आएगा इधर? 1 1 और 1, ठीक है। अब देखो, अब अपने आप दिमाग लगा लेना कि कितना इजी सॉल्व हो जाएगा, कितना इजीली क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्या करना है? इसके सापेक्ष कर देना ना, C2 के सापेक्ष, ठीक है ना। देख लो स्टूडेंट्स, 9 तपा चल रहा है, अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं हो, इस चीज़ का आप लोगों को भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम ऐसा है, अक्सर क्या होता है कि छुट्टियां चल रही है ना, तो अपन ध्यान नहीं रखते और दिन भर गर्मी के अंदर इधर उधर घूमते रहेंगे या फिर खेलते रहेंगे और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पानी आपको समय समय पर पीते रहना है, गर्मी से बचना है। 9 तपा चल रहा है, और 9 तपा क्या होता है मुझे उम्मीद है कि जानते होंगे थोड़े बहुत, कि गर्मी के अंदर 9 दिन ऐसे होते हैं जब अपनी पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का जो अपना वाला जो क्षेत्र है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा इस समय। तो 9 दिन बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, या फिर ऐसा बोल दो जो गर्मी का सीज़न होगा ना, गर्मी के सीज़न का जो पीक टाइम होगा ना, कि सबसे तेज़ गर्मी और सबसे तेज़ टेम्परेचर जब रहने वाला है, तो वो ये 9 तपा होता है, ठीक है। अब चल रहा है 9 तपा है, इसलिए ध्यान रखना अपना अपना। मुझे तो यहाँ पर पता चल ही रहा है कि मैं चश्मा भी नहीं लगा पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि वो पसीने में फिसल करके नीचे आता है। अब देखो 1/2, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। इसको सॉल्व करना, मैं कर रहा हूँ इसको C2 के सापेक्ष, लिखा नहीं मैंने तो पहले एक बार C2 के सापेक्ष कर रहा हूँ, इसलिए वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए C2 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष करूंगा तो डेल्टा बराबर 1/2, या फिर डिटर्मिनेंट बोलेंगे इसको। सबसे पहले 0 0, अब अच्छा ये 0 माइनस में आना है, ध्यान रखना, ये वाला माइनस में आएगा, इसको छोड़ करके जो भी आएगा, लेकिन मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ पूरा। 0 ये वाला माइनस में आएगा, फिर अगला वाला प्लस में आएगा, और फिर उसका अगला जो है ये है 3, वो आएगा माइनस में, ठीक है। अब इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देना, 1 एकम 1, 6 एकम 6, ये लीजिए। अब सॉल्व कर दो इसको, तो ये आएगा, देखिए 1/2 एज इट इज, ये पूरा 0 हो गया, इधर है -3 और 1 - 6, कितने हो गए? -5, तो ये आ गया -5, और 5 दिया हो गया 15, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 15/2, 15/2 वर्ग इकाई। ये जरूर लिखना ध्यान से, क्योंकि देखो क्षेत्रफल जो होता है ना, उसका इकाई क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होती है उसकी? वर्ग होता है, स्क्वायर चलता है, इसलिए वर्ग इकाई। ये इसका फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड और थर्ड। अब मैं ऐसा कहता हूं कि सेकंड जो है ना वो भी आप लोग कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आप करना, थर्ड वाला मैं करवा देता हूं। क्या करना? वही डिटर्मिनेंट बराबर 1/2 और इसको सारणिक के रूप में लिख देना। तो पहले आएगा -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, ठीक है, हो गया। अब सॉल्व कर लो, किसके सापेक्ष करो आपके ऊपर है। मैं इसे R1 के सापेक्ष कर लेता हूं इस बार, R1 के सापेक्ष प्रसार। देखिए ये आएगा डिटर्मिनेंट बराबर 1/2 ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले लिखूंगा -2, ये आ गया -2, ठीक है ना। इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़िए, 2 एकम 2 -8, लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में है इसलिए। फिर आएगा -3, लेकिन माइनस और माइनस हो गया प्लस। इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़िए, 3 एकम 3, फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 1 एकम 1, फिर आएगा +1। इस स्तंभ, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़िए, 8 या 24, माइनस के 24, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस के 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कर लेना। 1/2 सॉल्व किया, 2 और 8 हो गए 10, 10 गुणा -2, ये हो गया -20, प्लस 3 और 1 4, 4 तिया 12, प्लस, अब देखना ये है -24 और +2, ये हो गए -22, -22 गुणा 1 मतलब कि -22 ही आएगा, तो ये आ गया -22। अब क्या होगा भाई, -20 -22, ये तो हो गए -42, 1/2 -42 + 12, इसका मतलब ये आ गए
30 माइनस के बटे 2, लेकिन मैं इसका निरपेक्ष मान लूंगा क्योंकि देखो ये लिख रखा कि इसका हमेशा क्या करना है, सदैव पॉजिटिव बना देना है। क्या हो रहा है, -20 -22 -42 +12, जब 12 जाएंगे तो ये आ जाएगा -30, मैंने निरपेक्ष कर दिया इसका, तो ये आ गया 15 क्या, वर्ग इकाई। ये लीजिए, नोट करना है इसको, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। एक बार वापस केवल फॉर्मूले पे ध्यान दे देना। आप क्या वापस बता रहा हूँ कि डेल्टा बराबर, या फिर इसको अपन डिटर्मिनेंट बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। जहां से और जिसके सापेक्ष प्रसार आपका सबसे इजी हो ना, आपको वहीं से करना है। कोई कुछ नहीं बोलने वाला कि आपने R2 से क्यों नहीं किया या सिर्फ C2 से ही क्यों किया, आपके ऊपर है। मुझे दिख रहा था C2 में दोनों जीरो हो रहे हैं, जल्दी होगा, कर दिया। इसमें कुछ भी जीरो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अब आपके ऊपर है, किसी से भी कर दो, मैंने R1 से कर दिया। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। मैं साइड होता हूं, आप नोट करें उसको। अब देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ने ये बोला है कि 3 बिंदु A, B और C दर्शाइए कि ये संरेख हैं। तो संरेख की स्थिति मैंने आपको क्या बताई थी भाई, संरेख होने के लिए क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 बराबर ये जो भी आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए इन शॉर्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या 0 होना चाहिए, तो भाई वो होना चाहिए आपके पास A B + C 1, फिर यहाँ से B C + A 1, इस तरफ से C A + B 1 और बराबर क्या आना चाहिए, 0। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर इधर 1/2 भी आता है, कोई बात नहीं, 1/2 आता है, उस 2 को अगर अपन यहाँ ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, इस तरफ बटे में होगा तो इधर आकर के गुणा में हो जाएगा, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि इधर 1/2 लिखूँ कि नहीं लिखूँ, आपको बस अब इसे सॉल्व करके 0 के बराबर लेकर के आना है। मतलब अगर ये 0 होता है, सुनो, अगर ये बराबर आपको 0 मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये संरेख हो जाएगा। मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, सबसे पहले मैं इसका C1 के R1 के सापेक्ष कर देता हूँ, या फिर हाँ किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं, मैं R1 के सापेक्ष कर देता हूँ। लिख देता हूँ एक बार इसे, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो सबसे पहले कौन आएगा, A, साथ में क्या आएगा, देखो साथ में आएगा C + A गुणा 1, C + A गुणा 1 माइनस 1 गुणा A + B, फिर माइनस, अब C1 से कर रहा हूँ तो अब कौन आएगा इधर, B + C आएगा, B + C माइनस का साइन के साथ में, फिर कौन आएगा, इसको गुणा करना, इसको ले तो ये आएगा B - C, B - C, ठीक है, फिर प्लस लेना 1, अब कौन आएगा, इसको गुणा किया, मतलब इस स्तंभ को, सॉरी इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ देना, तो B A + B, B A + B माइनस, इसको छोड़ा अपन ने, B A + B, C C + A, C C + A, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, केवल कैलकुलेशन का पार्ट है, ध्यान से करना बस। देखो A बाहर रहेगा, ठीक है, अंदर क्या है, C + A, यह है C + A, 1 से गुणा होगा तो वही आएगा वापस, ये आएगा -A - B, ठीक है ना। आगे इसको करना, तो देखो ध्यान से देखना, ये माइनस साइन को एक बार के लिए भूलना, तो क्या लिखा हुआ है, B + C B - C, तो ये B² - C² बनेगा, तो ये तो माइनस का साइन इधर बन गया B² - C², ठीक है। अब इसको देखो, ये प्लस का साइन, इसको करना अंदर गुणा, 1 है तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता, BA AB और ये B² + B² माइनस C² - AC, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इस जगह पे अपना ब्रैकेट भी बंद था। अब A को अंदर, अच्छा ये दिख रहा है मुझे, A से A कैंसिल ही हो गया, C - B अंदर गुणा करना, तो ये आ गया AC - AB, फिर ये माइनस का साइन है तो ये B² और ये C² प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अंदर इसको देखो एक बार, तो ये है प्लस AB + B² - C² - AC। अब ध्यान से देखना, देखिए AC प्लस में है, AC माइनस में है, 0 हो गया, -AB है प्लस AB है, 0 हो गया, -B² है प्लस B² है, 0 हो गया, प्लस C² है -C² है, 0 हो गया, ऑल ओवर लास्ट में क्या बचा, ये 0। अतः तीनों बिंदु A B C, अतः A B व C क्या हैं, संरेख हैं। लास्ट में ये लाइन जरूर लिख देना,
बस ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी थी, जो अपन ने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट देखो, k का मान निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को ये चीज़ दी हुई है। देखो डेल्टा का मान कितना दिया हुआ है 4। अब अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट का मान, डिटर्मिनेंट बराबर होगा क्या इस जगह पर, पहले के लिए बता रहा हूँ केवल इसके लिए, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा 1/2 k0 4 0 0 2 और इधर 1 1 1 बराबर में कौन 4। ठीक है ना, ये अपने को सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व, k का मान यहाँ से निकालना है। मैं इसका प्रसार कर रहा हूँ C2 से, C2 से प्रसार, C2 से प्रसार किया तो क्या आएगा, देखिए 1/2 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने C2 को लिया तो इधर सबसे पहले 0 ही आ गया, फिर माइनस में आएगा ये 0, फिर उसके बाद में प्लस में 0 आएगा ये वाला, इस बार माइनस में 2 आएगा ये वाला। इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ पंक्ति k गुणा 1 k -4, ठीक है, बराबर में आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो पूरा 0 ही है, छोड़ दो, इसको सॉल्व करो। एक काम करता हूँ, 2 को उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये देखिए ये है -2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 उधर गया तो 8 हो गया, तो -2k बराबर 8। एक बार वापस चेक करना इसको, 4 दूनी 8, वापस एक बार कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा हूँ मैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। k0 4 0 और 0 2 1 1 1, ठीक है, 2 को मैं उधर ले गया, 4 दूनी 8 सही है। k मैं इसके सापेक्ष कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले 0 माइनस में, फिर 0 प्लस में, 2 को लिया अपन ने तो 2 माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में k -4, k -4 ये भी सही है, -2 से गुणा किया तो -2k + 8 सही है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैंने आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट एक लिखवाया नहीं था, लेकिन पॉइंट जब लिखवाया था तब मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो हम प्लस माइनस दोनों लेकर के चलेंगे। इसका मतलब कि मैं ये जो 4 है ना, ये 4 मैं इसका निरपेक्ष मान लेता हूँ, इसलिए मैं इसको 4 को 4 नहीं लेकर के मेरे को इधर एक बार +-4 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, +-4 इतना लेना पड़ेगा। तो वो 2 जब इधर आया तो इधर क्या बन गया था, 8 बन गया था, ये लीजिए, ये भी बन गया +-8। अब एक बार प्लस लेकर के चलूंगा और एक बार माइनस लेकर के चलूंगा, मतलब -2k + 8 बराबर 8, दूसरी तरफ -2k + 8 बराबर -8। सॉल्व करना तो देखिए 8 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 0 आएगा, इधर से करूंगा तो क्या आएगा, यह है -2k बराबर -8, उधर जाएगा तो हो जाएगा -16, माइनस से -2 से ये 8 बार, तो k का मान क्या आएगा 8। अब k का मान या तो 8 संभव है या फिर 0 संभव है, लेकिन अगर आप मेरी बात समझते हो तो इधर 0 क्या संभव है क्या, तो सोचना एक बार भाई, अगर इधर 0 लिख दिया, ठीक है ना, तो हाँ 0 भी हो सकता है, इसका मतलब k का मान इधर 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अगर 2 बिंदु फिक्स है, आप समझना, ये देखो ये x अक्ष के ऊपर होगा और ये भी x अक्ष के ऊपर होगा, ठीक है ना, मतलब कि 0,2 इधर होगा, 0,4 इधर होगा, ऐसा समझना। एक मिनट 4,0, ठीक है ना, x पे 4,0, दूसरा वाला है 0,2, इस जगह पर होगा, ये एक बिंदु बन गया। अब दूसरा बिंदु समान क्षेत्रफल के लिए हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, इस जगह पर हो, मतलब बिंदु यहाँ भी हो सकता है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है, तो इस तरीके से अपने को 2 बिंदु मिल गए हैं। तो छोड़िए इसको, इतना समझ में आ जाएगा आपको कि k के 2 मान संभव है, तो k के मान अपने पास में 2 आ गए। मैं सेकंड वाले को भी कर देता हूँ इधर ही, सेकंड वाले को देखना, डेल्टा बराबर 4 नहीं, डेल्टा बराबर +-4 लेके चलेंगे, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या 1/2 और a पूरा, मतलब -2,0 फिर 1 0 4 1 0k 1 बराबर +-4। अब क्या करना, 2 को उधर भेज देना एक बार, तो 2 उधर चल जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं इसमें C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, C1 से प्रसार किया तो -2, अंदर कौन आएगा देखना, 4 एकम 4 -k, फिर अगला वाला क्या आएगा माइनस का 0, फिर उसका अगला क्या आएगा प्लस का 0, बराबर ये हो गया +-8। सॉल्व कर दो तो ये होएगा 4 दूनी 8, -8 माइनस प्लस 2k बराबर +-8। ठीक है, एक बार माइनस लेकर के चलूंगा मैं, -8 + 2k बराबर +8, इधर माइनस लेके चलूंगा, -8 + 2k और बराबर -8। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे
तो इसको सॉल्व करूंगा, -8 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2 के बराबर 8 + 8, के बराबर क्या आएगा 16/2, कट करके के का मान कितना आ गया 8, के का मान आया 8। इसको सॉल्व करना तो देखिए 2 के बराबर 8 - 8, तो के का मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ से भी के 2 मान आए आपके पास में। बोर्ड पूरा भरा है, एक बार आप साइड होता हूँ मैं, इसे अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे डाउट जैसा इस बार तो कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले को आप यूज़ कर रहे हो और इसी फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे चौथा है और चौथे के 2 पार्ट हैं, दोनों लिख दिए हैं मैंने। क्वेश्चन क्या है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वैसे तो 11th क्लास के अंदर अपन ने देखा है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का समीकरण का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 y बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 गुणा x - x1, इस तरीके का। लेकिन वो नहीं, क्वेश्चन ने बोला है सारणिकों का प्रयोग करके। अच्छा सुनो, अभी मैंने तुमको एक चीज़ बताई कि मान लेते हैं अपन कि ये त्रिभुज है, ठीक है ना, x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ये है। अगर ये बिंदु पूरा का पूरा इधर ही आ गया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लिया कि ये x2 y2 जो दे रखा ना वो ये वाला बिंदु है, समझना इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। x2 y2 ये वाला बिंदु है, x3 y3 जो है वो ये वाला बिंदु है। अभी अपन ने एक चीज लिखी थी ना कि संरेख होंगे, तो संरेख कब होंगे, संरेख होंगे जब डेल्टा बराबर, मतलब कि डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा इधर आ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल ही 0, मतलब कि क्षेत्रफल क्या होता है वैसे 1/2, फिर उसके बाद में ये वाली चीज ये होता है डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये 2 जो है ये इधर गुणा में आ जाएगा, इसीलिए ये वाली चीज जो है ये 0 हो जाएगी। कुल मिलाकर के इन दोनों का यूज करके ये x2 y2 ये बिंदु हो गया, x3 y3 ये बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु मैं मान लूंगा इसके ऊपर क्या है x, y और इसको 0 के बराबर रख दूंगा, तो मेरे पास में इसको सॉल्व करूंगा, जो मान आएगा वही क्या होगा, इसका समीकरण होगा। तो क्या करना है, इसको माना x, y इन दोनों बिंदुओं को माना x, y इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हैं, तब ये संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख होंगे। अब मेरे को नहीं लगता कि ये जो मैंने लिखा है ना इसको वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन कर दी पूरी। ये क्या होंगे, संरेख होंगे। और अगर ये संरेख होंगे तो क्या होगा भाई, इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो कैसे बनेगा वो 1 2, अच्छा x y लिख लेता हूँ पहले, x y और इधर 1, फिर 1 2 1 2, इधर 3 6 3 6, ये 1 और ये क्या बनेंगे, बराबर में आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण बनेगा वही अपना आंसर आ जाएगा। इसको किसी के भी सापेक्ष कर देना, मैं r1 के सापेक्ष करता हूं, तो r1 से प्रसार किया तो देखो सबसे पहले x एज इट इज, इसको करूंगा तो 2 एकम 2 -6 माइनस y और ये हो जाएगा 1 और -3, 1 -3 फिर +1, इधर कौन आएगा 3 दूनी 6 -6 बराबर में 0। सॉल्व कर दिया अपन ने, देखो 2 - 6 मतलब कि -4 माइनस y, इधर आएगा -2, ये तो 6 - 6 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -4x -- +2y बराबर 0। तो यहाँ से आएगा देखिए 4x को उधर ले गया मैं, तो ये हो गया 4x बराबर 2y, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये भी कट गया। इसका आंसर क्या आ गया 2x बराबर y। ये लीजिए, ये इस रेखा का समीकरण आ गया। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। अब वैसा का वैसा इसमें भी कर देना, वैसे ये तुम लोग खुद कर सकते हो, इतना हार्ड अब बचा ही नहीं है। वही लिखेंगे, देखो पहले क्या करोगे, ये की ये लाइन एक बार वहां पर लिख लेना।
अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा तेज है तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसके क्वेश्चन जो आएंगे ना वो ऐसे ही आने वाले हैं, तो स्पीड तेज नहीं, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि देखो आपका जो टाइम है ना वो आपको पूरा मैनेज करना है। और टाइम मैनेज कैसे करोगे भाई, जो ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें केवल केवल कैलकुलेशन का काम है, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी, तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो गई ना, अब आप इसको थोड़ा स्पीड में कर सकते हो, क्योंकि इसकी जगह पे दूसरे क्वेश्चन जो है ना आपको टाइम मैनेज करके चलना है, इसके अंदर टाइम कम लगाना। जैसे ही अवकलन और समाकलन वाले क्वेश्चन आए ना तो उसके अंदर आपके टाइम ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जल्दी हो जाएंगे, और कुछ हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसकी बात करता हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो पूरा का पूरा आप मान लो थ्योरी है एक तरीके से, तो माइंड में पूरी थ्योरी उसकी चलनी चाहिए। अब आपको वहाँ पर थ्योरी भी उसकी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी, आच्छादक, इकाई की फलन, तो अब क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है ना। अब जैसे प्रायिकता सबसे आखिरी चैप्टर, तो वो जो है वो टाइम कम लेने वाला है, इसलिए आपको टाइम मैनेज करके चलना है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर आप बहुत जल्दी करवा रहे हो, फास्ट करवा रहे हो, अभी 4.1 चल रही थी, 4.2 भी पूरी करवा दोगे आज, हाँ हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है, आपको टाइम मैनेज करना है। एग्जाम में भी आपको यही करना है। आपको देखिए, जब आप मॉक टेस्ट करो ना सॉल्व, मॉक टेस्ट का मतलब कि जब प्री बोर्ड होंगे आपके और आप जो प्री बोर्ड के दूसरे और पेपर्स देखते हो, तैयारी करते हो अच्छे से, तो उस पेपर के अंदर आपको जब क्वेश्चन करो ना तब आपको एक चीज़ देखनी है, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कि मेरा टाइम बचा रहे हैं, जो बहुत जल्दी हो रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करो कि आपको टाइम बचे, और वो टाइम आपको कहाँ लगाना है, दूसरे क्वेश्चन में, जहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये की ये लाइन आपको इधर लिखनी है, ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, छोड़ता नहीं हूँ इसको, वरना मुझे पता है कि जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है वैसा का वैसा लिख दोगे, आधे से करना शुरू कर दोगे, एग्जाम में भी वैसा कर दोगे, इसलिए पूरा लिख देता हूँ मैं कि माना x, y बिंदु 3, 1, 1, 9, 3 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, अतः ये संरेख होंगे। और भैया अगर ये संरेख होंगे तो संरेख होने की शर्त क्या होती है, डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, हाँ जी, कही हुई डिटरमिनेंट। अब देखो ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो एक्स वाई यहाँ रखा है मैं यहीं रखूंगा, कोई बात नहीं ना, एक्स वाई को आपके मर्जी यहाँ रखो, चाहे तो इसके नीचे वाले रखो, चाहे तीसरे में रखो, लेकिन पोजीशन इसकी ये रहेगी, ऐसा नहीं इधर रख दो एक्स और वाई, ठीक है ना, ये मत कर देना, ऐसा उंदा उंदा काम नहीं करना। क्या करना, 3, 1, मैं इसको अलग तरीके से जमा देता हूँ इस बार, 3, 1 फिर 0 कर दिया, 9, 3 फिर 0 कर दिया, और एक्स वाई को सबसे लास्ट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बराबर में क्या आएगा 0, सॉल्व कर लो। अरे ये 0 क्या है, ये क्यों 0 है, ये तो 1, 1, 1 रहेगा ना, ठीक ना, ये 1, 1, 1 रहेगा। किसके सापेक्ष करना, मैं C1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष ही कर लेता हूँ, R1 से प्रसार करने पर, ठीक है भाई, R1 से कर देते हैं प्रसार। अगर R1 से किया प्रसार तो सबसे पहले आएगा 3, इसको छोड़ो, 3 एकम 3 माइनस वाई, फिर -1, ठीक है, इसको छोड़ना, 9 एकम 9 माइनस 1, 9 माइनस एक्स, 1 प्लस का 1, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x बराबर में आएगा 0। सॉल्व करो इसको, तो देखो 3 तिया 9 माइनस 3y, ये बना 3 तिया 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x बराबर 0। पूरा को सॉल्व कर लेना, तो देखो माइनस 3y और प्लस 9y, इधर है x और -3, तो ये है -3y प्लस 9y, कितना हो गया, माइनस के प्लस 6y हो गया, ये इन दोनों को, ये क्या है, अच्छा ये -9 प्लस 9 तो कैंसिल हो गया, y को कर दिया x बचा, प्लस x माइनस 2y, तो ये बच गया, हाँ -2y बराबर 0, x y नहीं है x, ठीक है ना, तो ये 6y बराबर माइनस का प्लस हो गया उधर जाकर के, 2x 2 से कट गया 3 बार, तो आंसर इसका क्या आया, x बराबर 3y, ये इसका आंसर आया, ठीक है ना। चौथे का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन साइड होता हूँ, नोट करो, मैं इसके आंसर भी मैच कर लेता हूँ एक बार कि क्या राइट तो है ये, फिर इसके बाद में, हाँ जी सही है, बस इसमें इतना चेंज है कि ये भाई समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इसने क्या कर रखा है कि x माइनस 3y बराबर 0, और वो कैसे बना, तो वो ऐसा बना भाई 3y इधर है, इधर लेकर के आऊँगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आंसर्स दोनों मैच कर लिए अपन ने, वो भी बिल्कुल राइट है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं, क्वेश्चन 5 क्या है, तो क्वेश्चन 5 है
यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और K 4 मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 इकाई हो तो K का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये चौथा क्वेश्चन जो अपन ने किया था ना वैसा ही है। क्या बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, चौथा नहीं सॉरी, जो तीसरा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, मतलब कि अब अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, वो ऑप्शन वाले हैं, 4 ऑप्शन है उसमें से। तो जो अपन ने इसके पहले तीसरा क्वेश्चन किया था वहां पर भी K का मान निकालना था, यहाँ पर भी आपको K का मान निकालना है, तो ये आप लोग स्वयं करेंगे। अब अपने पास में 4.2 तक भी कंप्लीट है, ठीक है ना। ये प्रश्नावली थी 4.2, ये कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो है वो अपने पास में 4.3 और 4.3 के क्वेश्चन मान लो इंपॉर्टेंट और लेंदी रहते हैं। 4.3 बढ़िया है और उसके बाद में फिर 4.4, ठीक है ना। उपसारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होता है और उसके बाद में कि सहखंडज क्या होता है। तो क्वेश्चन जो बनता है ना आपके, आप ये मान लो कि 30%, 20 to 30% चांस है कि आपका इसमें से बने, मतलब 4.2 में से बने। क्वेश्चन जो बनता है आपका मेनली वो 4.3 और 4.4 से बनता है, तो अपन उसके ऊपर टाइम भी अच्छा लगाएंगे और इसको करेंगे। फिर अब देखो लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, एक तो नोट्स पूरे अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि देखो खुद की लिखी हुई बात खुद ने जल्दी समझ आवे, इसलिए आपके जो लिखे हुए नोट्स हैं वो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएंगे और बढ़िया भी रहेगा। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, पहले भी बोला है मैंने, कि आप किसी और के लिखे हुए नोट्स या किसी और के लिखे हुए बुक, पासबुक, गाइड, रिफ्रेशर, नोट्स कुछ भी हो, किसी और के लिखे में वो आप पढ़ रहे हो, वहीं पे ये है जो आपने लिखा है आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में कौन सा आएगा। तो आप लोग समझदार हो, आपको भी पता है कि मेरी लिखी हुई चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। कई बार होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखा था और उसके ऊपर लिख दिया था यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। अब वो मेरा लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा है यूज़ नहीं करना है, क्यों लिखा था वो भी मुझे ध्यान है, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने पहले पुरानी क्लास के अंदर पढ़ा था, अभी काम में आने वाली चीज़ नहीं है। अब ऐसे जो है ना नोट्स आपके खुद के बनाए हुए काम आएंगे आपको, इसलिए आपको खुद को प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि भाई एग्जाम टाइम के अंदर क्या होगा, वन शॉट आएंगे, डेफिनेटली वन शॉट आएंगे, लेकिन वो वन शॉट समझ में किसको आएंगे। उस समय जो केवल जाकर के वन शॉट ही देख रहा होगा ना, वो क्या बोलेगा, सर तो पाप काट रहे हैं, ठीक है, सर तो ऐसे करा रहे हैं, जल्दी पाप काट काम करा रहे हैं। तो वो पाप काट काम नहीं होगा, वो उनके लिए है जो पहले थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो खाली रिवीजन होता है वन शॉट। इसलिए आपको अभी से ही अच्छा पढ़ना है और अच्छे से इसको मेहनत करके चलनी है। देख लो मेरी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको करवा रहा हूँ। प्लस अभी तो चैप्टर स्टार्ट किया है, 4.2 तक कंप्लीट हुआ है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब 1-2 बढ़िया वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको। 1-2 नहीं, मतलब जिस तरीके क्वेश्चन आता है ना वो एक बार बता दूंगा। अगर आपको इसके एडिशनल क्वेश्चन चाहिए हों, डेफिनेटली आप इस नंबर के ऊपर अपने क्लास और कहाँ से देख रहे हो, मतलब कहाँ से हो आप, अपने स्कूल का नाम और क्लास और अपना नाम लिख करके वहाँ पर शेयर कर देना, तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। प्लस आपको इसके कौन सा चैप्टर का स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वो भी बता देना, आपको उसके एडिशनल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। इतना भी हम आपके साथ में कर सकते हैं, लेकिन देखो ये मैं नहीं कर सकता कि मैं आपकी जगह एग्जाम दे दूं या फिर मैं आपके दिमाग में घुस जाऊं और आपको पढ़ा दूं, ठीक है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। मेरे अकेले के मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत आपको भी साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और देखो एक दिन को अच्छा करने के लिए एक दिन अच्छा करने से काम नहीं होता, एक दिन को अच्छा करने के लिए पूरे साल की मेहनत लगेगी। मतलब वो एक दिन आपका रिजल्ट वाला दिन होगा, और रिजल्ट वाला दिन या फिर आपका एग्जाम वाला दिन, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम वाला दिन अच्छा जाए, मेरा रिजल्ट वाला दिन अच्छा जाए, तो आपको उस एक दिन के लिए पूरे 1 साल मेहनत करनी होगी और करनी ही होगी। अभी आप अगर को बोल देते हैं कि मेरे को तो ये काम है, मेरे को वो काम है, आप बहाना मेरे को नहीं दे रहे या फिर अपने पेरेंट्स को या अपने किसी टीचर को नहीं दे रहे, वो बहाना नहीं है, वो आप अपने साथ में धोखा कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको क्या रखना है, कंटिन्यूटी जरूर रखनी है, ठीक है, कंटिन्यूटी रखनी है और नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया, ठीक है ना, मैंने किया, मेरे को एक बार में समझ में नहीं आया, लेकिन किया तो मैंने है ना। अब क्या करूंगा, वापस इसको एक बार देख करके कॉपी बंद कर दूंगा, बिना देखे करने का ट्राई करूंगा। नहीं आया था ना मुझे पहली बार में, हो सकता है अब भी नहीं आएगा, कहीं मैं 1-2 जगह पे मिस्टेक हो जाएगी, फिर वापस देखूंगा जहां पर किया हुआ है राइट। अब उसको देख करके इस गलती को एक बार मैंने सुधार लिया ना, अब बिना देखे तुम करके देख लेना, अब भी नहीं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापस एक बार ट्राई कर लेना, वो परमानेंट हो गया मेमोरी में, अब वो कहीं नहीं जाने वाला, अब वो आराम से आपको समझ में भी आएगा। और ये ध्यान रहेगा, अब आपको यही काम कब करना है, एग्जाम के पहले। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के पहले ही लेकर के बैठेंगे, एग्जाम के पहले 2 बार ऐसे काम हो जाने चाहिए। मतलब एक तो अभी पढ़ रहे हो जब,
आप एक चीज़ को मान करके चलना कि आपने अगर आज इसको पढ़ लिया ना तो शाम को या फिर कल एक बार वापस इस चीज़ को रिवाइज करना ही पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद में आप फ्री हो जाना कि एग्जाम के थोड़े टाइम पहले जब वापस एक बार पूरे चैप्टर कर रहे होंगे ना, एग्जाम कौन सा, मेन एग्जाम नहीं, आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली जो भी स्कूल में होंगे उसके पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ना उसके पहले तो आपको पूरी बुक जो है ना वो कम से कम 3 बार कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार जब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसके साथ में आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद में सेकंड टाइम आपको पूरा रिवीजन करना है, और थर्ड टाइम आपको तब कर लेनी है जब आप एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर हो कि हाँ मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अब शुरू, मतलब पूरा पढ़ाई के बाद में कि अब एग्जाम के हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तब 3 बार कंप्लीट हो गई ना बुक, आप मान करके चलो कि मार्क्स कहीं से माइनस नहीं हो सकते, कहीं माइनस नहीं हो सकते, आपको कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इतनी तैयारी मैं करवा दूंगा यहाँ पर, बशर्ते आपको साथ रहना है, मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना कोई अच्छा सा, ताकि मुझे भी मिले कि हाँ मैं जो इतना पसीना बहा रहा हूँ इस 9 तपे के अंदर वो फालतू तो नहीं है। भले ही 1, भले ही 2, भले ही 3 ही स्टूडेंट हैं, लेकिन रेगुलर हैं और देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी लगे कि हाँ मैं भले ही एक के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट, जय भारत, जय हिंद।